हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी पेपर 2। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि आपके 290 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। इससे बाहर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे और जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 60 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन सी। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। अगर आपसे वसा में घुलनशील विटामिन पूछ लिया जाए, तो जैसे कि आपको पता है कि वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विटामिन ए है। विटामिन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विटामिन ए है। इसके बाद में विटामिन डी है, विटामिन डी, विटामिन ई है और विटामिन के हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम में विटामिन बी के बारे में पूछ लिया जाए, या विटामिन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, 12 हो, ठीक है, तो ये विटामिन बी से संबंधित है और ये सभी जल में घुलनशील है। अगर आपसे ये पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। रासायनिक नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, के का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, के का रासायनिक नाम क्या है, नेप्थोक्यूनोन है। नेप्थोक्यूनोन है, नेप्थोक्यूनोन है, नेप्थोक्यूनोन है रासायनिक नाम किसका, विटामिन के का। ये आपके यूपी टेट एसएसटी पेपर में पूछे गए हैं। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या आपके नोटिफिकेशन के बाद में करना चाहते हैं, तो आपके एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्याम पट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष है। देखिए, मेज पर रखी पुस्तक को वो पढ़ने में क्या करती है, कठिनाई अनुभव करती है। और अगर दूर रखी वस्तु है या ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखा गया है तो वो आसानी से पढ़ लेती है, तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। और आपको पता होगा कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। बीसीजी का जो टीका है किस रोग से बचाव करता है, तो तपेदिक। तपेदिक यानी कि टीबी। और टीबी जो ये टीका होता है, ये बच्चों को जन्म के समय लगाया जाता है, जैसे कि आपको पता है। और चेचक या बड़ी माता का जो टीका होता है वेरिकाला होता है, इसको क्या कहते हैं, वेरिकाला कहते हैं। और डिप्थीरिया डीपीटी का टीका होता है बीसीजी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैसिलस, यहाँ पर हो जाएगा बैसिलस, बैसिलस कैलमेट, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, गुएरिन, ये फुल फॉर्म है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर शुद्ध एवं विकृत होते हैं। आंसर आपका क्या सही होगा, 12। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 12। अब 12 इसमें जो स्वर है इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्वर तो आपके साथ ये इस प्रकार के होते हैं, सा रे ग म प ध नि, ये आपके 7 स्वर हो जाएंगे। और जो विकृत स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। विकृत स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें आपके 4 कोमल स्वर होते हैं, इसमें 4 कोमल स्वर होते हैं और एक तीव्र स्वर होता है।
तो यहाँ पर जो 4 कोमल स्वर हैं कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें आपका है रे, गा, और इसमें धी, और यहाँ पर नी हो जाएगा। तीव्र स्वर मतलब जो तेज स्वर निकले, ये आपका मा हो जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने यूपी टीजीटी या यूपी पीसीटी का एग्जाम दिया तो इस बार कुछ नए क्वेश्चंस आए थे, तो आपके यूपी टेट एग्जाम में भी कुछ नए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, संभावना है। इसलिए जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं, इसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट है स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है कहाँ पर? कहाँ पर होता है? मुंबई में। कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम आयोजन इसका कब हुआ है, तो 1952 ईस्वी में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है ये पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सुर सिंगार शमशाद के द्वारा हुआ है। सुर सिंगार शमशाद के द्वारा मुंबई में इसका आयोजन 1952 ईस्वी में हुआ है। जो आगरा है, आगरा में ताज महोत्सव लगाया जाता है या होता है, कब होता है? तो फरवरी में होता है। कब होता है? फरवरी में। नेक्स्ट है तानसेन दरबारी गायक थे किसके? तानसेन किसके दरबारी गायक थे? तो यहाँ पर आंसर आपका अकबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? अकबर। और जैसे कि आपको पता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो नवरत्न थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें से एक क्या है? तानसेन है। और जैसा कि आपको पता है कि अकबर ने रीवा के राजा जो रामचंद्र हैं इनसे प्राप्त किया था। अगर आपसे तानसेन के बारे में ये पूछा जाए कि जो तानसेन है ये पहले कहाँ पर थे, ये पहले किसके दरबारी कवि थे? तो ये पहले दरबारी कवि थे रीवा यानी कि मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र सिंह के दरबारी कवि थे, वहां से अकबर ने प्राप्त किया है। तो आंसर आपने यहाँ पर देखा है, सी सही है। और अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी है? अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी है? तो यहाँ पर हो जाएगा कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी है। उपाधि किसने दी है? तो ये दिया है अकबर ने। ये किसने दिया है? अकबर ने दिया है। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किस गायन के शीर्ष गायक थे? ध्रुपद के, ध्रुपद गायन के शीर्ष गायक थे। शीर्ष गायक तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, शीर्ष गायक थे। और अगर आपसे तानसेन के बारे में ये पूछ लिया जाए कि इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं कौन सी हैं, तो इनकी मुख्य रचनाएं हैं, इनकी मुख्य रचनाएं क्या है? तो संगीत सार है। इनकी मुख्य रचनाएं क्या है? संगीत सार है और रागमाला है। और क्या है? रागमाला है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है सी आंसर सही है। नेक्स्ट है जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? जो जयदेव है गीत गोविंद के रचयिता हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद के साथ में यहाँ पर हो जाएगा रति मंजरी हो जाएगा। रति मंजरी यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर हृदय नारायण देव। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हृदय नारायण देव। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं हृदय कौतुक है और हृदय प्रकाश है। हृदय कौतुक है और हृदय प्रकाश है। किसकी रचना? हृदय नारायण देव की। इसके बाद में है जो स्वरमेल कलानिधि है, ये इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएंगे रामामात्य इसके रचयिता है। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई।
क्या होता है? पटल की गहराई होती है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जैसे कि आपको पता है, जो अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? औरंगाबाद शहर में। कहाँ पर है? औरंगाबाद शहर में। औरंगाबाद शहर से कितनी दूरी पर है? शहर से 107 किलोमीटर दूरी पर है। 107 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो ये गुफा है, पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। और जैसे कि आपको पता है, जो अजंता, अजंता के साथ में अजंता एवं अजंता एवं एलोरा, अजंता एवं एलोरा को विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया है 1983 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया है? 1983 में। नेक्स्ट है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है क्या? ये कहलाता है हैचिंग। क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पर? सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में किस जिले में है? तो दुर्ग जिले में है। छत्तीसगढ़ में किस जिले में है? तो दुर्ग जिले में है। दुर्ग जिले में है। दुर्ग जिले में है। इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई है और कब की गई है? तो 1955 में की गई है। 1955 ईस्वी में की गई है। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। जो भिलाई इस्पात कारखाना है, आपने देखा है भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर राउरकेला की बात करें, राउरकेला इस्पात कारखाना ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें बोकारो, दूसरे नंबर पर बोकारो इस्पात कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। इसके बाद में है तीसरे नंबर पर दुर्गापुर इस्पात कारखाना। दुर्गापुर इस्पात कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद में है यहाँ पर इसको इस्पात कारखाना, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद में अगर आपसे सलेम इस्पात कारखाना पूछा जाए, सलेम इस्पात कारखाना पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? सेल है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जो ग्रेनाइट है ये क्या है? तो ये है आग्नेय सेल। ये क्या है? आग्नेय सेल।
आग्नेय शैल है। अवसाद का अर्थ क्या होता है? अवसाद का अर्थ होता है टूटना या टुकड़ों से प्राप्त। तो देखिए, जो अवसादी चट्टान है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो प्राचीन प्राचीन चट्टानों टुकड़ों से हुआ है, प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों से हुआ है। अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अभी आपने देखा है, सेल है, जिप्सम है, जिप्सम जिप्सम है, और डोलोमाइट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डोलोमाइट डोलोमाइट है, और कोयला है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोयला है। इसके साथ में यहाँ पर चूना पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर है, कोयला है, कोयला है, और नमक है, कोयला है और नमक है। तो ये अवसादी चट्टान है। यहाँ पर आंसर आपने देखा है, सी सही है। नेक्स्ट है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है किस ओर? तो यहाँ पर सूर्य से दूर होती है या सूर्य के विपरीत होती है? सूर्य से दूर या सूर्य के विपरीत, कुछ भी आपके एग्जाम में लिखा मिल सकता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो पुच्छल तारे हैं, पुच्छल तारे किसे कहते हैं? इसको और क्या कहते हैं? पुच्छल तारे को और क्या कहते हैं? धूमकेतु भी कहते हैं, धूमकेतु भी कहते हैं, धूमकेतु भी कहते हैं। पुच्छल तारे किसको कहते हैं? पुच्छल तारे किसे कहते हैं? तो सौरमंडल के छोर पर, सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान होते हैं, छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें धूमकेतु कहते हैं, इन्हें धूमकेतु कहते हैं, या इनको पुच्छल तारे कहते हैं। आंसर आपने देखा है, बी यहाँ पर सही है। और इसमें संग्रह किसका होता है? अगर आपसे पुच्छल तारे में पूछा जाए किसका संग्रह होता है, तो जैसा कि यहाँ पर धूलकण देखा है, तो गैस प्लस धूलकण, गैस व धूलकणों का संग्रह होता है, धूलकणों का संग्रह होता है। और धूमकेतु कब दिखता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए धूमकेतु दिखाई देता है कब? कब दिखाई देता है? जब सूर्य की ओर अग्रसर हो, सूर्य की ओर अग्रसर हो, सूर्य की ओर अग्रसर हो, तब दिखाई देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है, ये बताना है। तो ग्राबेन हो जाएगा, ग्राबेन, ग्राबेन। यहाँ पर आंसर आपका डी सही है। और जैसे कि आपको पता है कि भ्रंश घाटी को और क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी को क्या कहते हैं? द्रोणी घाटी कहते हैं, द्रोणी घाटी कहते हैं, द्रोणी घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी किससे कहते हैं? तो आपको पता होगा, जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको भ्रंश घाटी कहते हैं, उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। और जर्मन भाषा में इसको क्या कहते हैं? ग्राबेन कहते हैं। किस भाषा में? तो जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा में इसको क्या कहते हैं? ग्राबेन कहते हैं। जो ग्राबेन है भ्रंश घाटी का भाग है, ये क्या है? तो यह भ्रंश घाटी का भाग है, भ्रंश घाटी का भाग है क्या? ग्राबेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या नहीं है? गोबी मरुस्थल नहीं है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा।
और जो गोबी मरुस्थल है, जो गोबी है, ये ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। गोबी मरुस्थल ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, ठंडे रेगिस्तान में से एक है, ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। और यहाँ का ताप कितना चला जाता है? गोबी मरुस्थल का जो ताप है लगभग कितना चला जाता है? तो 0 से -40 डिग्री, 0 से -40 डिग्री तापमान नीचे चला जाता है, तापमान नीचे चला जाता है। नेक्स्ट है तापक्रम विलोमता का अर्थ है क्या? तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है? तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? ये संबंधित है गोविंद वल्लभ पंत सागर, आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो जैसा कि आपको पता है कि ये सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। सोनभद्र में जो रिहंद परियोजना है, सोनभद्र जिले में पिपरी, सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है, पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। और ये किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है। ये किस प्रकार की? कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। और ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रेणु सागर भी कहा जाता है, रेणु सागर भी कहा जाता है। कौन सी परियोजना को? तो रिहंद परियोजना को या गोविंद वल्लभ पंत सागर झील को। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कौन से पर्वतीय दर्रा है? तो रोहतांग है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग हो जाएगा, रोहतांग है। और बाड़ा लाचा दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा है। जम्मू कश्मीर में क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। जोजिला दर्रा है। और यहाँ पर पीर पंजाल हो जाएगा, पीर पंजाल बनिहाल है, पीर पंजाल। और यहाँ पर बनिहाल दर्रा है। साथ में यहाँ पर बुर्जीला दर्रा है, अगर आपसे सिक्किम में पूछा जाए, सिक्किम में क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा, सिक्किम में नाथुला दर्रा है। और यहाँ पर हो जाएगा जो लैपला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा, जो नीति दर्रा है और माना दर्रा है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीति दर्रा और यहाँ पर माना दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है सिपकिला दर्रा
पर्वतीय दर्रा कहाँ पर है, तो अभी आपने देखा है, ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है, तो मानचित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मानचित्र हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर भी सही है। तो आपने यहाँ पर देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके यूपी टेट में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।